अगर उसका मुखड़ा कहीं इसमें नाटक में होता तो अच्छा लगता। क्या है, देखिए गाने तो उनके बेशुमार। अब मैंने अक्सर जब मैं ये शो करता हूँ, वो मशहूर गाना है अभी ना जाओ छोड़ के, नहीं ये होश में नहीं आता है, या मैं जिंदगी को हर धुएं में उड़ाता चला गया। अब आपको क्या है कि जब स्क्रिप्ट एक तैयार होती है ना, तो उसकी एक अपनी अलग एक इंटेग्रिटी हो जाती है, और स्क्रिप्ट के हिसाब से जो आपको मुनासिब लग रहा है वही गाना डाल सकते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे तो नरेशन चलता रहेगा। तो अब क्या है कि हमने उस तरफ गए नहीं हम। अगर हम उस तरफ चले गए होते साहिर साहब की उन फिल्मों की, जैसे जी.डी. कपूर साहब की वो फिल्म थी आज़ादी की राह, या कुछ और फिल्मों की तरफ चले जाते, उनकी बात करते, तो शायद ये बात निकल आती। और उसके अलावा क्या है कि पहले ज़माने में लोग नाटक वाटक करते थे तो सुबह से शाम तक, रात तक चलता रहता था। अभी 1.5 घंटा के आगे कहाँ कोई देख पाता है। तो हमको कंसाइज करना पड़ता है कि क्या छोड़ें क्या डालें, क्योंकि एक आदमी जो 59 साल की उम्र में गुजरा और उसकी ज़िंदगी 2 घंटे में बताना है आपको, तो बहुत आपको ख़ास लम्हे उसके चुनने होंगे। और इसमें आइडिया यही है कि जब भी आप इस तरह की कोई बायोपिक देखते हैं, चाहे वो सिनेमा में हो चाहे थिएटर में हो, आइडिया यही होता है कि एपेटाइज़र है, आपको पसंद आ जाए तो फिर आप जाइए, खुद रिसर्च करिए, देखिए, पढ़िए उस आदमी के बारे में, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक समंदर है, कहाँ तो गोता लगाइएगा। ये नज़म साहिर जी की बड़ी फेवरेट थी, वो चाह रहे थे कि किसी मूवी में हो, और ये सरहद मूवी इतनी मल्टी स्टार। मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि युद्ध की पीड़ा को अगर किसी गाने में आप देखेंगे मार्मिक तरीके से, तो वो साहिर साहब ने, वो तो परछाइयाँ, उनकी नज़्म ही पूरी एंटी वॉर नज़्म है। परछाइयाँ नज़्म तो हम यहाँ स्टेज से पढ़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन अगर परछाइयाँ नज़्म पढ़ दी जाए तो वो तो अपने आप ही में पूरी एंटी वॉर नज़्म है। और जो पढ़ा गया वो भी एंटी वॉर है। एक्चुअली ही वॉज अ मैन हु वाज अगेंस्ट वायलेंस, तो उनकी जो नज़्म है वो वायलेंस के खिलाफ ही वो बात कर रहे हैं। जी, Yes, somebody wants to ask a question. लास्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या कहते हैं? अच्छा, थोड़े शब्दों आप में ऐसा करिए कि मुझे सर आप क्या पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए, मैं एक साथ जवाब दे दूँ। कम शब्दों में प्लीज। हाँ, मेरा सवाल सर ये है कि जैसे आपने इस प्ले को पोर्ट्रे किया है एक ही जगह पे एक ही सेट में, क्या ऐसा हो सकता था कि कुछ और किरदार होते और एक नाटक की तरह उसे देखते, या फिर ये बेटर था? नहीं, बेटर और ख़राब कुछ नहीं होता है, ये कंसेप्शन की बात है। लेकिन मसला क्या है ना कि अगर मैं मान लीजिए इसको स्क्रीन प्ले की तरह लेता, जिसमें और भी किरदार आ रहे हैं और स्टेज पर और सीन की तरह हो रहा है, तो मेरी दिक्कत जो है, मेरी मुश्किलात बढ़ जाती है। कहाँ से कोई मैं ऐसा एक्टर लाऊं जो बी.आर. चोपड़ा जैसा लगे, जो यश चोपड़ा लगे, जो गुरुदत्त लगे, और ठीक है लग भी गया तो वो विकार, वो पर्सनैलिटी, वो अंदाज, और उसके बाद आपको पता नहीं है नाटक में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, जितने एक्टर बढ़ते जाते हैं उतने जूते आपको उठाने। तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो लॉजिस्टिकली व्हाट इज गोइंग टू वर्क। I have to keep it concise so that I can travel with it, so that more people can watch it, so that it's economical for whoever invites us. The more the actors become, the danger that is there is to manage it. And also, it becomes very unmanageable in terms of rehearsing with so many actors. Plus, because it's a historical play, now whichever character who would come on stage will not be an unknown character. You know, it will be Amrita Pritam chali aa rahi hain, B.R. Chopra chale aa rahe hain, S.D. Burman chale aa rahe hain. Where do I find these people? And even if I find the actors, how do I make sure that everyone is actually matching the other actor? So that becomes, and senior actors, you know, it's very difficult to get them to do a play because they're all very busy. They don't have dates, and then obviously एक म्यान में एक ही तलवार लेना चाहती है। जी मेरा एक सवाल बस। जी आखिरी जी हाँ जी। हम जब भी साहिर साहब के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा एक बहुत ही सीरियस इंसान, संजीदा इंसान को इमेजिन करते हैं। आज भी हम देख रहे थे, उनकी लाइफ हमेशा थोड़ी सी मोरोस और उस हिसाब से लगती है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं उनके लाइफ के जिसमें कुछ ज़्यादा खुशी के पल बाहर आते हो? क्योंकि हाँ, जब उनको पद्मश्री मिला तो जानिसार अख्तर साहब, जावेद अख्तर साहब की जो वालिद थे, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने जानिसार से कहा कि यार जानिसार भाई अब तुमको भी मिल जाना चाहिए। तो जानिसार बहुत खुश हो गए कि साहिर कह रहे हैं कि पद्मश्री तुमको भी मिल जाना चाहिए। लेकिन वो समझ गए ये आदमी इतने सीधे नहीं है, कहने लगे हाँ नहीं मिल जाना चाहिए, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप ये जिल्लत मुझसे अकेले बर्दाश्त नहीं। फिर वो ए हामिद जो उनके दोस्त जिनका जिक्र है, ए हामिद जो है वो
because after the 65 war and the 71 war, the visas were not there. So 1977 में जब जनता गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तानियों को दोबारा वीज़ा मिलने लगा हिंदुस्तान आने के लिए। तो ए हामिद जो है लिटरली आफ्टर 30 इयर्स वो साहिर से मिलने आ रहे थे। जब वो पार्टीशन के टाइम में लाहौर छोड़ के हिंदुस्तान आए थे 48 में 49 में, दैट इज द टाइम व्हेन ए हामिद मेट हिम लास्ट। एंड देन ए हामिद देन कम्स इन 1978 व्हेन ही गेट्स द वीज़ा, ही इज मीटिंग साहिर आफ्टर 30 इयर्स। तो अब क्या हुआ कि साहिर बरसोवा में रहते थे, परछाइयाँ उनका बंगला था और बहुत ज़माने से रहते थे, तो वहाँ जितने भी पुलिस वाले पोस्टेड थे वो सब साहिर से वाकिफ़ थे। तो अब वो साहिर की गार में ए हामिद बैठे और साहिर साहब बैठे, वो गाड़ी निकली तो चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा था, उसने यूँ सलाम किया। फिर वो आगे सात बंगला पहुँचे तो उसने वहाँ एक पुलिस वाला था, उसने सलाम किया। तो ये हम बड़ा इम्प्रेस हो गए कि यार ये सारे पुलिस वाले जो हैं यहाँ ड्यूटी पे सब साहिर को पहचानते हैं, सलाम करते हैं। तो साहिर भाग गया। तो कहने लगे तुम्हें पता नहीं है हमारी सरकार ने जो है वो ये एक रूल निकाला है कि जब भी कोई शायर, पोएट, आर्टिस्ट जाए तो पुलिस वाले उसको सलाम करते हैं। तो ये बड़े इसमें आ गए, तो लगा कि ये तो मतलब क्या बात है। अब वो जहाँ जूहू से गाड़ी आगे निकली तो कोई साहिर को कोई पहचानते ही नहीं था जूहू के आगे। अब जब वो बांद्रा पहुंची, सेंटा क्रूज पहुंची, कोई पुलिस वाला सलाम नहीं कर रहा है। तो ए हामिद को समझ में आ गया कि मुझे उल्लू बना रहे थे। तो ए हामिद ने सोचा कि मैं भी कुछ लगाता हूँ गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ भी आर्टिस्ट की बहुत कदर होती है, हमारे यहाँ जो है आर्टिस्ट का रेलवे में हाफ टिकट लगता है। तो साहिर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो बच्चों का और बूढ़ों का लगता है हाफ टिकट, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो he was also a very witty man. He was not that he was a morose man. He was a very witty man. But जैसे वो B.R. चोपड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई शायर के साथ काम करना जो है ना, वो आदमी शायर बड़ा अच्छा है बट मैं शाम में उससे बात नहीं करता हूँ। और वो फेमस लाइन है B.R. चोपड़ा की, आफ्टर 6 he did not do the talking, the whiskey did. तो एक वो भी उनका एक अंदाज था कि कुछ लोग शराब पी के बड़े मोरोज हो जाते हैं, कुछ गज़लें गाने लग जाते हैं, कुछ रोने लग जाते हैं। साहिर साहब जो है वो थोड़ा वो उनका टेम्पर आ जाता था और वो किसी को छोड़ते नहीं थे जो उनके सामने आ जाता था। दैट्स वाई द मास्टर निसार किस्सा इज सो इम्पोर्टेंट कि प्रकाश पंडित इज सेइंग कि मैंने होश में कभी साहिर को गालियाँ देते नहीं सुना। एंड दैट डे ही वेंट बर्सर्क बिकॉज वो मास्टर निसार जिनकी बात हो रही है और वो जिस रिहर्सल की बात हो रही थी, ये वो गाना है कि वो कारवां की तलाश है, द फेमस सॉन्ग, and the guy who's singing in that is Master Nisar. So it was that song's rehearsal that they were talking about, whether this guy can lip sync or not. And then Sahil went in and he just blasted everyone. Next day he's called for the rehearsal, and that song becomes an iconic song where Master Nisar is singing the Kabhi Karwan Ki Talash, something like that. So thank you so much. Thank you. For coming. Thank you, sir.